So this is probably the last type of questions जिसमें percentage कुछ चीजें मैं और थोड़ी सी डिस्कस करूंगा. But this is empirical formula. Empirical formula में क्या होता है कि आपको या तो percentage mass given होगी, ठीक है, two things would be given कि either you would be given the mass, मतलब एक substance है, ठीक है, उसके अंदर ना उसने बताया हुआ है कि let's say ये वाला क्वेश्चन है, पोटेशियम की मास दी हुई है, आयरन की मास दी हुई है, कार्बन की मास दी हुई है, या और नाइट्रोजन की मास दी हुई है, ठीक है. तो ये जो भी कंपाउंड है इसका, there are four elements. There is potassium, and then there is iron. आयरन के साथ there is carbon, and then there is nitrogen, ठीक है. तो empirical formula में आप फिगर आउट करते हो कि इनका रेशो क्या है, कि फॉर्मूले के अंदर सिंपलेस्ट रेशो क्या है. दैट इज व्हाट द empirical formula is. तो आप क्या करते हो, अब या तो उसने क्वेश्चन में मास गिवन होगी या परसेंटेज मास गिवन होगी, दोनों को आप एक ही चीज समझो. तो अगर मास गिवन है तो आप क्या करोगे, मोल्स निकालोगे. तो सबसे पहला स्टेप जो है ना, स्टेप वन इज ऑलवेज कि यू डिवाइड बाय ए आर. कि फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट वन है ना, पोटेशियम, इसका गिवन है, इसका बताया हुआ है उसने कि कितना 0.547 ग्राम्स. तो उसको 0.547 को डिवाइड बाय 39 कर दो, विच इज द ए आर ऑफ मोल्स आ जाएंगे उससे. आयरन जो है वो 0.195 है, तो उसको आप कर दो डिवाइड बाय 56. फिर कार्बन जो 0.252 है, उसको डिवाइड बाय 12 कर दो. और नाइट्रोजन जो है वो 0.294 है. 0.294, 1 second. So this one is 0.294. तो इसको आप डिवाइड बाय 14 कर दो, वो उसकी ए आर है. तो सारों को उसकी ए आर से डिवाइड कर दो, मोल्स आ जाएंगे. ये जरा कोई करेक्ट क्या वैल्यूज आ रही है, फर्स्ट वाली की क्या आ रही है. किसी ने किया है, अहमद, माज, फराज. फर्स्ट की 0.014. कितना आ रहा है, पॉइंट 014. 0.14. यस. अच्छा, ये इतने मोल्स आ गए. सेकेंड वन के क्या आ रहा है. 3.48 into 10 raised to -3. तो आ रहा है 3.48, यानी दो जीरोस है ना, -3 है. Yes, sir. Into 10 raised to -3. अच्छा, 0.00348, राइट. जी. और वो कार्बन का कितना आ रहा है. 0.021. अच्छा, उसका 0.021 आ रहा है. और इसका क्या आ रहा है, 0.294 डिवाइड बाय 14. 0.021. अच्छा, ये भी 0.021 आ रहा है. अच्छा, सेकंड स्टेप है, सालों के मोल्स आ गए हैं, नहीं नहीं, ठीक है, सर इसका वही आ रहा है कि नहीं आ रहा. सर हाँ जी. सर ये जो दूसरा आपने लिखा है, अगर हम वो दूसरे तरीके से लिख लें. नहीं, सही है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई मसला नहीं है, ओह, ठीक है. वो तो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वो अभी ना अगले स्टेप में छोटा नंबर ढूंढना है कि कौन सा सबसे छोटा नंबर है. तो उसके अंदर ना थोड़ी आसानी होगी. ये वैसे 0.195 डिवाइड बाय 56 में एक दफा फिर चेक करो. ये जो एफ ई का है, ये कंफर्म कर लो. 0.195 मैं खुद कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 56. हाँ ठीक है, ये एग्जैक्टली यही आ रहा है, 348, ठीक है. अच्छा, सेकंड स्टेप पे सारों के मोल्स आ गए हैं. अब आपको सिंपलेस्ट रेशो निकालना है. जब भी आपने सिंपलेस्ट रेशो निकालना होता है ना, फॉर एग्जांपल ये रेशो है 6:12 है. मुझे तो इनका सिंपलेस्ट रेशो क्या होगा, कोई मुझे बता दे, क्या क्या आंसर होगा. मतलब 6:12 है, तो उसको उसका सिंपलेस्ट रेशो 1:2. 1:2 है, ठीक है. तो आप करते हैं क्या, आप इन दोनों में से छोटा नंबर ढूंढते हो और दोनों को उस नंबर से डिवाइड कर देते हो, तो पता लगता है कि रेशो जो है ना वो 1:2 है. दैट्स द सिंपलेस्ट रेशो, ठीक है. तो जब भी आपने सिंपलेस्ट रेशो निकालना होता है, आप सबसे छोटे नंबर को ढूंढते हो. सबसे छोटा इनमें कौन सा है, पॉइंट, आई थिंक इट्स 0.00348. तो सारों को उससे डिवाइड कर दो. सारों को डिवाइड कर दो.
अब मुझे तो क्या वैल्यू आ रही है सारों की? सर हमने डिवाइड क्यों किया? सिंपलेस्ट रेशो निकालना है ना कि लेट्स से अगर तुम्हें दिया हुआ है कि जी कार्बन 12 आ रहे हैं और लेट्स से Fe जो है ना वो आ रहे हैं 14 आ रहे हैं, सिंपलेस्ट रेशो क्या होगा इनका? 6 7 6 और 7 होगा ना, तो दैट वुड बी द यस सिंपल। तो हम अब हमें एक क्वेश्चन के अंदर पता लग गया, क्योंकि सारों की मास गिवन थी ना, तो हमें पता लग गया कि हमें पता लग गया कि सारों के मोल्स कितने हैं। मास डिवाइड बाय एमआर किया था ना, सारों की क्वांटिटी पता है कि इसके 0.014 मोल्स है, इसके इतने मोल्स, इसके इतने, इसके इतने। तो सिंपलेस्ट रेशो निकालना है कि सारे आपस में किस रेशो में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सर Yes? 39 और 56 का भी सेम रेशियो। किसका? 39 और 56 मैं उनका रेशो तो नहीं निकाल रहा, नहीं सर, मतलब हमने इसी वैल्यू से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि मोल्स निकालने हैं। मोल्स क्या होते हैं कि पोटेशियम की मास कितनी है, 0.547 ग्राम्स है ना, तो मुझे तो मोल्स कितने पोटेशियम के मोल्स है, मास डिवाइड बाय एआर करो ना, 0.547 डिवाइड बाय 39। एमएल क्लियर है? 0.014। लेकिन सर मैं कह रहा हूँ हमने सबको ये जो आपने बुक में वैल्यू लिखी इससे क्यों किया डिवाइड? इस नंबर से क्यों किया? क्योंकि वो चारों में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर वो है ना। अच्छा, मतलब हमने सबसे स्मॉल से कह मतलब रहे हैं। ये देखो ना, 2 8 और 14 है, तो इसका सिंपल मतलब लेट्स से एक 2 आ रहा है, एक 8 आ रहा है और एक 14 आ रहा है, ठीक है। अब तुमने सिंपलेस्ट रेशो निकालना है, तो क्या करोगे, सारों को सबसे छोटी वैल्यू पकड़ो, उससे डिवाइड करना शुरू कर दो सारों को। तो ठीक तुम्हारे पास 1 रेशो जो भी 4 रेशो 7 आ जाएगा। क्लियर है? बस। तो द पॉइंट इज कि आपके पास मोल्स आए हुए हैं ना, वो डेसिमल्स में आए हुए हैं। आप तो चाह रहे हो कि वो होल नंबर रेशो क्या है इनका, उसी से फॉर्मूला पता लगेगा ना। तो यू लुकिंग फॉर द होल नंबर रेशो। तो आप चाह रहे हो कि तो आप चारों चारों मोल्स में से ना सबसे छोटा मोल्स जो है ना, उससे सारों को डिवाइड कर देते हो। अब आंसर बताओ क्या आ रहा है? पहले वाले का 4.022। तो अप्रोक्सीमेटली 4 आ गया, ठीक है। दूसरा वाला 1 है ऑब्वियसली। तीसरा क्या होगा? 6.03। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 6, और ये आखिरी सेम तो भी। 6। तो इसका मतलब है इसका जो फॉर्मूला होगा ना, दैट्स गोइंग टू बी के 4 है, और Fe जो है 1 है, और कार्बन और नाइट्रोजन 6 है, क्योंकि ये उनका सिंपलेस्ट रेशो निकला है। ठीक है, क्लियर है? तो सर ये आंसर आ गया। हाँ, ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। अच्छा। ठीक है। अच्छा, नाउ आल्सो रिमेंबर कि एम्पिरिकल फॉर्मूला इज नॉट द एक्चुअल फॉर्मूला। कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपको आपके पास ना ग्लूकोज दिया हुआ है, ग्लूकोज का जो एक्चुअल फॉर्मूला है ना, ग्लूकोज का जो एक्चुअल फॉर्मूला है दैट C6H12O6। ठीक है, C6H12 और O6। जब आप ग्लूकोज का एक्सपेरिमेंटली एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालोगे ना, तो आपके पास सिंपलेस्ट रेशो आएगा। सिंपलेस्ट रेशो क्या आएगा कि जी C1 है और H2 है, और O जो है ना वो भी 1 है। तो ये जो मेथड है ना, दैट कैलकुलेट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला, नॉट द एक्चुअल फॉर्मूला। वो मतलब आपको बता देता है कि फॉर्मूले के अंदर रेशो क्या है, वो ये नहीं बता सकता कि एक्चुअल क्वांटिटी क्या है। कि आपको पता लग जाए कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 1:2:1 है, बट यू जस्ट डोंट नो कि व्हाट द एक्चुअल फॉर्मूला इज। ठीक है, ये क्लियर है? यस यस। सर। अच्छा, सो और फिर मैं अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे भी आता हूँ कि रिमेंबर एम्पिरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द एक्चुअल फॉर्मूला। ये पहले अगला वाला कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, वो C4H8O2 है, यानी उससे एक्चुअल फॉर्मूला दे दिया है। ठीक है, दैट इज ऑलरेडी गिवन। अच्छा, वो कह रहे हैं एनालिसिस ऑफ द अल्कोहल शोज इट हैज द फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन, तो मैथ्स दी हुई है, तो उसे निकालने को क्या क्या है, उससे क्या कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द अल्कोहल।
अच्छा, अब इस अल्कोहल का एम्पिरिकल फॉर्मूला आना क्या चाहिए वैसे? मतलब कैलकुलेशंस के मुताबिक क्या आना चाहिए? 4:8:2 जो है, सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? 2 और एंड ओ लाइक 1, ऑक्सीजन का कुछ नहीं ठीक है। या और 1 दोनों अभी में आपने भी किया, हाँ? अभी आपने जो किया था ये वही था ना, C1H2। ये तो अगला क्वेश्चन है ना। मतलब अच्छा, इसके उसे एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब है दैट्स द एक्चुअल फॉर्मूला। हमने हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होगा वो सिंपलेस्ट रेशियो होगा, ठीक है। तीनों नंबरों में से ना जो सबसे छोटा नंबर है सारों को उससे डिवाइड कर दो तो सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा। तो इट्स गोइंग टू बी C2 H4 and O1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सारों को कि ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ठीक है। मुर्जा क्लियर है, अहमद क्लियर है। यस सर। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट करो, यानी हमें आंसर तो पता है। वो ये कह रहे हैं, बल्कि उसने वही कहा था कि द फर्स्ट स्टेप ही वाज आस्किंग के व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड, वो वी फिगर दैट आउट, एंड नाउ ही इज आस्किंग कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर द अल्कोहल। तो अब हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है, मतलब यही चीज। तो अब बैठ के ना वही पहला काम, स्टेप 1 क्या था? uh, 3 सब्सटेंसेस हैं इसमें, देयर इज कार्बन, देयर इज हाइड्रोजन एंड देयर इज ऑक्सीजन, ठीक है। 3 चीजें। अब उसमें 52.2% बाय मास, यानी उसकी जो मास है ना वो ये है। हाइड्रोजन जो है वो 13 है और ऑक्सीजन जो है दैट्स 34.8। पहला स्टेप क्या है? मोल्स निकालो, डिवाइड बाय AR। इसको 12 से डिवाइड करो, इसको 1 से डिवाइड करो। ऑक्सीजन जो है वो 16 है, इन सारों के मोल्स निकल आएंगे। वैल्यू बताओ, व्हाट्स 52.2 डिवाइड बाय 12? 4.35। अच्छा, तो इसके आ रहे हैं 4.35 मोल्स। अच्छा, एक चीज याद रखना कि मास दी हुई हो या परसेंटेज मास दी हुई हो, जिसने इधर उसने परसेंटेज मास दी हुई है, दोनों को बस आप एक ही चीज समझ के सॉल्व करो। अच्छा, ये तो 13 मोल्स आएगा और ये कितना आएगा? व्हाट इज ऑक्सीजन? 2.175। कितना? 2 पॉइंट 175। अच्छा, सर अब ये ये समझ नहीं है, कौन सा मतलब ये कैसे करवाया आप, ये समझ नहीं आया। मोल्स क्या होते हैं? मास डिवाइड बाय MR। ठीक है यार इधर कार्बन की मास दी हुई है ना कि 100% में अच्छा से, अच्छा मतलब अगर 100 ग्राम होते ना 52.2 ग्राम्स कार्बन होता। सर, ये परसेंटेज में दिए तो हमने इसको कन्वर्ट नहीं करना, मतलब नहीं, या वही फिर भी कह परसेंटेज में। नहीं, वही अज्यूम कर लो ना कि लेट्स से 100 ग्राम है ना, तो 100 ग्राम है तो अच्छा, कार्बन कितना होगा? 52.2 ग्राम्स। हाइड्रोजन कितना होगा? 13 ग्राम्स। ऑक्सीजन कितना होगा? जी, 34.8 ग्राम्स, ठीक है। ठीक है। तो क्योंकि एंड में तो हमने वो सिंपलीफाई करना है ना रेशो को, तो वो तो वही आएगा। ओके सर। अच्छा, अब बताओ कि सिंपल। मोल्स आ गए हैं सारों के, तो अब क्या करना है? सिंपलेस्ट रेशो निकालो कि किससे डिवाइड करें सारों को। 2.175। 2.1। अच्छा, तो ऑल ऑफ देम शुड बी डिवाइड बाय 2.17। मुझे मुझे वैल्यू बताते जाओ क्या है। पहले की 2 है, ठीक है, 2। आखिरी वाला तो 1 दूसरे है। दूसरा क्या है? 5.98। कितना है? 5.977 है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 हो गया, ठीक है। इसमें राउंड कर लेना अगर बिल्कुल जी, ही वैल्यू साथ है। एंड दिस वन वुड ठीक। बी 1, ठीक है। तो इसका मतलब है एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ रहा है? इट्स कमिंग आउट टू बी C2 और H6 और और O1 आ रहा है। अच्छा, पहला तो मसला ये हो गया कि ये डिफरेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि अच्छा उस एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का निकाला था। ये जो उसने दिया हुआ है ना, किसी और चीज का दिया हुआ है, उसने अल्कोहल का दिया हुआ है, ठीक है। तो अब
तो मतलब इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। सर हाँ सर कभी हो सकता है कि 5.5 आ जाए, तो फिर क्या करें? हाँ, अच्छा इसमें एक चीज याद रखना कि अगर लेट्स से 1.98 आ रहा है, तो इसको आपने ना लेट्स से एंड में जो आंसर है 1.98 आ रहा है, तो उसको आपने 2 कंसिडर करना है, ठीक है। और अगर 2 के बहुत करीब है या 3 के बहुत करीब है या 4 के बहुत करीब है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 5.02 आ रहा है, तो आपने उसको उसको 5 कंसिडर करना है। अच्छा लेकिन अगर तो वो बिल्कुल ही करीब है, फिर आपने कंसिडर करना है उसको उसको राउंड कर देना है, ठीक है। बट व्हाट व्हाट इफ आपका एंड में जाके ना रेशो आ रहा है 2:3.5 आ रहा है, मतलब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। 2:3.5 आ रहा है, जैसे इधर तो होल नंबर्स आ रहे हैं ना 2:6:1, लेकिन आपका एंड में इस तरह की वैल्यू भी आ सकती है। तो क्योंकि हमें रेशो तो पता लग गया है कि 2:3.5, लेकिन जो सिंपलेस्ट रेशो फॉर्मूला जो होता है वो डेसिमल्स में नहीं होता। तो मुझे तो कि इसको होल नंबर में दोनों को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 2:3.5 को होल नंबर में 2 से कन्वर्ट कर किससे 2 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 7 तो 4:7 और 2:3.5 एक ही चीज है, लेकिन ऑब्वियसली आप फॉर्मूलाज होल नंबर्स में लिखते हो तो इट वुड बी 4:7, ठीक है। सही आपने एग्जांपल दी है 2:3.5। हाँ ये मैंने एग्जांपल दिए ना कि लेट्स से अच्छा एंड में जैसा इधर तो हमारे पास होल नंबर्स आ रहे हैं ना, तो मैंने कहा था कि अगर तो होल नंबर के बहुत करीब है फिर तो आप राउंड कर दो ना, 5.98 है तो वो 6 है, ठीक है, उसको 6 समझो। 6.02 है तो वो भी 6 है, ठीक है। 1.99 है तो वो 2 है, ठीक है। लेकिन अगर वो वैल्यू किसी नंबर से दूर है तो यू नॉट गोइंग टू राउंड ऑफ। इसी तरह अगर अगर किसी फॉर्मूले के अंदर ना 2 रेशो लेट्स से AL2O3 है ना 2:3 आता है। अच्छा जब आप एम्पिरिकल फॉर्मूला ये मेथड से कैलकुलेट करोगे ना तो आपके पास आएगा 1:1.5, मतलब 2:3 नहीं आएगा। तो एंड में आप जब उसको तो 2:3 तो आप फिर सोचोगे कि आपके पास 1:1.5 आ रहा है, तो आप फिर सोचोगे कि मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा रेशो होल नंबर हो जाएगा। एक आसान काम होता है कि या तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो, वो दोनों ही होल नंबर्स हो जाएंगे, और फिर सिंपलीफाई कर लो कि ये 1:1.5 जो है ना दैट्स बेसिकली 10:15, और फिर वहां से ना उसको सिंपलीफाई करना शुरू कर दो तो एंड में वो 2:3 बनेगा। या कोई नंबर सोच लो कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरी वैल्यू जो है ना दैट वर्ड चेंज इनटू अ होल नंबर। इसका जरा मुझे बताओ कि एक मैं रेशो बताता हूँ कि लेट्स से इट्स 1.333 और रेशो 2। मुझे बताओ इन दोनों को ये रेशो आ रहा है, वो 0.5 वाला रेशो तो फिर आसान है कि बस डबल कर दो तो होल नंबर बन जाएगा, दैट्स इजी। इस रेशो को मुझे बताओ कि किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये दोनों होल नंबर्स बन जाएंगे। वो आप 3 बारी से बारी हाँ 3 से कर दे 1.33 को। ठीक है, वो ट्रायल एरर से भी कर सकते हो, पहले उसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखो दोनों होल नंबर बनते हैं कि नहीं बनते। 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 3.9। 3.9 सही। तो वो अप्रोक्सीमेटली 4 बन जाएगा, और वो क्या बन जाएगा 6। तो 1.33 रेशो 2 जो है ना दैट्स बेसिकली 4:6। क्लियर है। यस सर एक अच्छा सवाल चलो था। हम्म सर कल आप वो परसेंटेज यील्ड करा चुके हैं हाँ कल मैंने या कराया नहीं? था, कल हमने किया था, वो कर लेते हैं। समझ नहीं आई थी थोड़ी। नहीं कौन सी परसेंट यील्ड की, वो एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, इससे पहले ही था। ठीक। नहीं परसेंट यील्ड या ये परसेंट कॉम्पोजिशन, ये वाला करते हैं, ठीक है। Okay, yield of the reaction is 75%, ठीक है। Calculate the mass of magnesium oxide formed, तो इसकी mass figure out करनी है, ठीक है। और उससे कहा हुआ है कि 12 kg मैग्नीशियम है, सो मैग्नीशियम इज गिवन
तो इसके एक के मोल्स निकालो, दूसरे के भी पता लग जाते हैं। तो मोल्स क्या होंगे इसके? 12 केजी का मतलब है कितने होंगे? 12,000। अच्छा, 12,000 डिवाइड बाय 24 कर लो, वो उसकी AR है। कितने मोल्स बने? 500। अच्छा, इसका मतलब है कि दे आर 500 मोल्स ऑफ Mg। तो सेम रेशियो है, इसका रेशियो और इसका रेशियो एग्जैक्टली सेम है। तो इसके Yes. MgO के मोल्स भी कितने होंगे? और, और फिर इसकी मास निकाल लो। मास क्या होगा? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय MR। तो 500 20,000. इंटू MgO जो है ना, वो है 12 प्लस कितना है? नहीं, 24 प्लस 16 40 होता है। कितना बने? 20,000. यानी 20 kg, राइट? Yeah. या 20,000 ग्राम्स कर लो, एक ही बात है। वो असल में केजी में बात कर रहा था मैं भी, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि यील्ड 75% है। 75% का ये जो आपने कैलकुलेट किया ना, दिस इज योर थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल जो होती है ना, वो होती है जो आप बस पेपर पे कैलकुलेट कर रहे हो। मतलब पेपर वाली जो कैलकुलेशंस होती हैं वो असल कैलकुलेशंस नहीं होती। वो जब तक वो मैंने समझाया था कि जब आप एक्चुअली लैब में जाके करते हो ना, तो पता लगता है कि जो आपने 12 किलो मैग्नीशियम खरीदा था ना दुकान से, उसमें मिलावट हुई हुई है। तो अब अगर मैग्नीशियम ही खराब खरीदा है, तो एंड में जो प्रोडक्ट बनेगा वो 20 केजी तो नहीं बनेगा, कम बनेगा। ठीक है। और बहुत सारी रीजन है, बीच में डालते हुए थोड़ा सा मैग्नीशियम गिर जाता है। तो हजार किस्म के ना एरर्स होते हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर, और इम्प्योर सब्सटेंसेस यूज होते हैं, और रिएक्शन कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। ठीक है, वो मैंने माचिस को जलाने का एग्जांपल दिया था। माचिस को आप जलाते हो, कभी कंप्लीटली जलती नहीं है। तो रिएक्शंस डोंट मोस्ट रिएक्शंस दे डोंट कंप्लीट। ठीक है, वो बीच में ही रुक जाते हैं। सो सो द पॉइंट इज कि ये थ्योरेटिकल है। तो वो कह रहा है कि 75% यील्ड है। इसका मतलब है कि असल में ये नहीं बनेगा। 100% यील्ड का मतलब होता है कि यही बनेगा। 75% यील्ड का मतलब है कि इसका 75% बनेगा। या यील्ड का सिंपली एक फॉर्मूला होता है कि यील्ड क्या होता है कि परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल इनटू 100। ठीक है। अब थ्योरेटिकल आपको पता है परसेंटेज कितनी है, 75% है, इज इक्वल टू एक्चुअल आपको नहीं पता कि एक्सपेरिमेंट में कितनी बनेगी, लेकिन यील्ड की वैल्यू दी हुई है। थ्योरेटिकल आपको पता है कि 20 केजी फॉर्म होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करो तो वो 75 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, और ये 20, तो मतलब 20 केजी का 75% हो जाएगा। क्लियर है ये? जी सर. तो ये फॉर्मूला याद रखना कि एक्चुअल कभी भी आपके पास होता नहीं है। वो एक्सपेरिमेंट करोगे तो पता लगेगा। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन है ये। खैर और थोड़े से प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके बाद। कहाँ गए हमारे एम्पिरिकल फॉर्मूला? सीनियर कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्लियर है सारा? जी सर. अच्छा, दिस वन। अब वो कह रहे हैं कि एनालिसिस ऑफ 10 ग्राम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला करते हैं। ठीक है, इधर कर लेते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इसमें ना 2.67 ग्राम्स कार्बन है, ये इतना हाइड्रोजन है, इतना ऑक्सीजन है। ठीक है। सो फाइन, पहला काम क्या होगा कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनके मोल्स निकालो जरा। तो जरा मुझे बताओ कि क्या मोल, इधर ही कर लेते हैं। 2.67 डिवाइड बाय 12, 0.22 डिवाइड बाय 1, और 7.11 डिवाइडेड बाय 16। जल्दी से बताओ कितने मोल्स बन रहे हैं। पहले वाले का 0.2225। 3 2 है, चलो ठीक है। दूसरे क्या है? वो तो 0.220 है।
और तीसरा क्या है 7.11 डिवाइड बाय 16? 0.444375। अच्छा स्मॉलेस्ट कौन सा है इनमें? मेरे ख्याल से ये वाला है, सारों को इससे डिवाइड कर दो। 3 4s है सर। चलो खैर कोई फर्क नहीं। 44375। 444375। अच्छा चलो ठीक है 444। 0.220 से सारों को डिवाइड कर दो, क्या आ रहा है आंसर? मतलब होल नंबर के बिल्कुल करीब आ रहा है तो वो होल नंबर ही होगा, ये अप्रोक्सीमेटली 1 ही होगा, राइट? जी सर। वो भी 1 होगा और ओ जो होगा वो 2 होगा, ठीक है? तो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला जो बन रहा है दैट्स C1H1 एंड O is 2। क्लियर है सारों को? यस ठीक है। अच्छा नाउ दैट्स योर एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब मैंने एक और चीज जो बतानी है वो ये कि अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला पता लग गया सिंपलेस्ट रेशियो, तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? हाउ डू यू फिगर आउट द एक्चुअल फॉर्मूला जिसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं? अच्छा ये फिगर आउट करना है, क्योंकि अब देखो 1:1:2 जो रेशियो है ना वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में हो सकता है। इट कुड बी दिस मॉलिक्यूल C2H2O4, इसमें भी रेशियो 1:1:2 है ना। इट कुड बी C3H3 एंड O6, ये भी रेशियो क्या है 1:1:2 है। इट कुड बी C4H4 एंड O8, ये भी 1:1:2 रेशियो है, ठीक है? तो मतलब क्वेश्चन क्लियर है ना कि आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है वो तो सिंपलेस्ट रेशियो होता है कि एटम्स का रेशियो क्या है मॉलिक्यूल के अंदर, लेकिन एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं कितने वो आपको नहीं पता। वो 2, 2 और 4 भी हो सकते हैं, वो 3, 3, 6 भी हो सकते हैं, वो ये भी हो सकते हैं 1:1:2 भी हो सकता है, ठीक है? ये खुद एक कैंडिडेट है, एक्चुअल फॉर्मूला ये भी हो सकता है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है? अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शन है। तो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये बिल्कुल टॉप पे, ये ऊपर वाला क्वेश्चन कर रहे थे, उसने कहा था क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास दी हुई है, वो कह रहा है कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो 90 है। वो कह रहा है एक्चुअल जो फॉर्मूला है उसकी मास 90 है। तो आप क्या करोगे? पहले तो आप इंपेरिकल फॉर्मूला को चेक करो कि इसकी बनती है 90 की नहीं बनती। इसकी मास कितनी बनती है? कार्बन 12 है, एक तो ऑक्सीजन 2 है, तो 16 + 16 कितना होता है? 32। 32 + 13 कितना होता है? 45। तो इंपेरिकल फॉर्मूला की जो मास आ रही है ना वो 45 आ रही है, जबकि उसने कहा हुआ है कि एक्चुअल जो फॉर्मूला है उसकी मास 90 है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि एक्चुअल फॉर्मूला इन सारों में से कौन सा होगा? पहला वाला। ठीक है, मतलब आप इसको चेक कर लो, इसको चेक करोगे 4 ऑप्शन जो है दैट 64 प्लस, तो इसको टोटल जब करोगे तो पता लगेगा ये 90 है, ठीक है? आसान तरीका ये है कि इंपेरिकल फॉर्मूला की मास निकालो और उसको कंपेयर करो एक्चुअल फॉर्मूले की मास से, तो आपको पता लगेगा कि वो जो एक्चुअल फॉर्मूले की मास है ना वो डबल आ रही है। तो इसका मतलब है कि एक्चुअल फॉर्मूले में ना नंबर ऑफ एटम्स रेशियो तो यही है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स जो है ना वो डबल है, यानी उनको इंटू 2 कर दो, तो तब आपको ना एक्चुअल फॉर्मूला मिल जाएगा। ये सारों को क्लियर है? अहमद समझ आइए, जीनियर इज दिस क्लियर? माज? सर नहीं है सर, एक्चुअल फॉर्मूला वाला पार्ट नहीं समझ। देखो कोई आपको कहता है कि ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला C1H2O1 है, मैं ये कह रहा हूँ कि एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है वो तो सिर्फ रेशो बताता है, सिंपलेस्ट रेशो। जो असल फॉर्मूला है वो तो बहुत सारे हो सकते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं आपके पास? C2H4O2 सेम रेशो है, C3H6O3 सेम रेशो है, C6H12O6 सेम रेशो है, ठीक है? मतलब आपके पास इन्फिनिट नंबर ऑफ फॉर्मूलाज हैं जिनका एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है? लेट्स से C7H14O7, यहाँ तक क्लियर है?
एमएल क्लियर है? सर ये हम रेशियोज लेते क्यों हैं, मतलब इनका रीजन क्या होता है? हम रेशियो लेते नहीं है। जब हम किसी एटम को एनालाइज करते हैं ना, तो उसका फॉर्मूला कोई मॉलिक्यूल की शक्ल पे लिखा हुआ नहीं होता। जब हम किसी एटम को एनालाइज करते हैं ना, पहली चीज जो हमें पता लगती है ना, वो यही पता लगती है कि जी इनकी मैसेज क्या है। कि हमारे पास एक सब्सटेंस है, एक रैंडम सब्सटेंस है जो हमने उठाया, उसको हमने लैब में एनालाइज किया, तो हमें पता लगा उसके अंदर ना इतने ग्राम्स कार्बन है, इतने ग्राम्स हाइड्रोजन है और इतने ग्राम्स ऑक्सीजन है। तो किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में ना, जब हम उसको एनालाइज करते हैं ना, जैसे कोरोना वायरस है ना, किसी ने पहली दफा कोरोना वायरस उठाया होगा तो उसने लैब में जाके पहले तो ये फिगर आउट किया होगा कि इसका फॉर्मूला क्या है। और पहली चीज जो उसने फिगर आउट की होगी ना, वो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। उसने हिसाब लगाया होगा कि इसके अंदर ना इतने कार्बन है, इतने हाइड्रोजन है और इतने ऑक्सीजन है और जो मर्जी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अहमद समझ आइए बात? ठीक है सर। तो पहली चीज लैब में ना, एनालिसिस जब आप करते हो ना, तो फर्स्ट थिंग इज कि आप एम्पिरिकल फॉर्मूला फिगर आउट करते हो। मतलब आपको अभी ये भी नहीं पता कि ये सारे आपस में जुड़े हुए किस तरह हैं, ठीक है, यू हैव नो आइडिया। लेकिन आप सबसे पहली जो सबसे बेसिक लेवल पे जो चीज फिगर आउट करते हो कि इस मॉलिक्यूल में, ये जो अननोन मॉलिक्यूल है, इसमें है क्या, इसमें पड़ा हुआ क्या है। ठीक है, तो आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला पता लग गया। ग्लूकोज का आपने मॉलिक्यूल उठाया, उसका पता लग गया कि जी ये रेशो है। लेकिन रेशो पता लग गया ना, सिंपलेस्ट रेशो। अब वो रेशो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो नहीं पता, कि 2:4:2 वो भी सेम रेशो है, 7:14:7 वो भी सेम रेशो है। ठीक है, अहमद यहाँ तक क्लियर है जी कि मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला पता लगा, एक्चुअल फॉर्मूला के उसके अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो अभी आपको नहीं पता। तो आप क्या करते हो कि आप कैलकुलेट करते हो उसकी एआर या एमआर। एम्पिरिकल फॉर्मूला की आप पता कर लेते हो कि जी ये 30 आएगा, मतलब ये वैसे ही देख लो कि 30 होगा, कार्बन और ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। अच्छा, फिर आपने फिगर आउट किया कि जी ग्लूकोज की जो एमआर बन रही है ना, वो 180 बन रही है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला जो आपने कैलकुलेट किया था वो तो 30 था, लेकिन जब आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की एमआर कैलकुलेट की वो 180 आ रही है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एटम जो है ना, रेशियो तो वही है, लेकिन नंबर ऑफ एटम जो है ना वो 6 टाइम्स ज्यादा है। कि उनका जो रेशियो होगा ना, दैट वुड बी 6:12:6। असल फॉर्मूले में ना जो क्वांटिटी होगी ना, दैट वुड बी 6:12:6। ये बात क्लियर है? सर नेवर माइंड, किसी की फिर से बता देंगे कि ये जो ग्रीन पार्ट आपने बताया है ना एंड पे। देखो, एम्पिरिकल फॉर्मूला पता लगा है ना। यस। अब किसी ने तुम्हें बता दिया कि जो इसका जो असल फॉर्मूला है ना, कि जो असल जो मॉलिक्यूल है वो इंसानों में, अब पता है ग्लूकोज का असल मॉलिक्यूल ये है। किसी ने आपको बता दिया कि उसका जो असल एमआर है ना वो 180 है। तो मुझे तो एम्पिरिकल फॉर्मूला और असल फॉर्मूले में रिलेशनशिप है क्या, कि रेशियो तो सेम है ना, 6:12:6, 1:2:1। जी ठीक है, 180 से क्या पता लगा? 180 से पता लगा कि जो रेशियो है वो तो यही है, लेकिन 6 टाइम्स ज्यादा एटम्स है। 180 तभी बनेगा ना कि एटम, नंबर ऑफ एटम 6 टाइम्स ज्यादा ठीक है है। एक और सर। क्वेश्चन। मतलब इस तरह होता है कि रेशियो दिया होता है तो हमें बस पता लगाना होता है उसका ओरिजिनल रेशियो क्या है। हाँ, मतलब ओरिजिनल वो ओरिजिनल रेशियो तो वही है। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है एटम्स की, वो हमने पता लगानी है। अच्छा अच्छा मतलब रेशियो ठीक है तो सर। इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, इन बाकी सारों में भी वही रेशियो है। ठीक है, लेकिन अब पता लगाना है कि असल क्वांटिटी कितनी है, कि 1 कार्बन है या 2 कार्बन है या 3 कार्बन है या 6 कार्बन है। ठीक है, ओके सर। सर तो हाँ, सर वो जो मैथ्स आपने बताया था ना 90, वो हमेशा दिया होगा? वो दिया होगा, वरना तो पता ही लगा सकते हैं ना। फिर अगर अगर पता ही नहीं है कि असल फॉर्मूले की एमआर कितनी है, तो फिर किसका लगाओगे हिसाब कि ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है? क्योंकि ये रेशियो तो बहुत सारे फॉर्मूलाज में एग्जिस्ट कर सकता है, इन्फिनिट नंबर ऑफ फॉर्मूलाज में ये रेशियो एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है मास। ओके सर। अच्छा, एक इसी तरह का क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें गिवन हो।
अच्छा जैसा ये वाला है ना, अच्छा इस वाले क्वेश्चन के अंदर ना उसने पहले कहा कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो, फिर उसने खुद ही बता दिया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है ना वो 4 है। तो पहले तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते हैं, मुझे इसके इंसानों के मोल्स निकाल दो, इधर ही कर लेते हैं। 12 ये 1 पहले का क्या है? 4.65। अच्छा पहला है 4.65 कार्बन, सेकंड तो वही है 7 है, थर्ड क्या होगा? ऑक्सीजन। 2.325। अब वो अच्छा सारों के मोल्स आ गए हैं, तो अब वो निकालो, सारों को 2.325 से डिवाइड कर दो, तो मेरे ख्याल से ये तो 2 आएगा, ये 1 आएगा, ये पता नहीं कितना आएगा। 7 को 2.325 से डिवाइड करो, क्या आता है? 3 आएगा। अच्छा तो फॉर्मूला बना है सिंपलेस्ट रेशो C2 H3 और O1। अब उसे कहा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 है, तो रेशो यही रख रहे हैं, ठीक है, बस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 होने चाहिए। तो अगर डबल करें तो H भी डबल हो जाएंगे, वो 6 हो जाएगा, और O भी डबल हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। दैट वुड बी द एक्चुअल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है? मुर्चा क्लियर है? जीनी इज क्लियर? Yes. Yes, sir. अच्छा बाकी तो बाकी इंपेरिकल फार्मूला का ना हमेशा इस तरह का क्वेश्चन आएगा, 3 चीजें होंगी, मैं वो बस बता देता हूँ। जैसा ये वाला क्वेश्चन है, वही परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई है, डिवाइड बाय एआर डिवाइड बाय एआर डिवाइड बाय एआर डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट मोल्स, आगे सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। इधर वो सिर्फ इंपेरिकली निकालने वो कह रहा था। अब बस ज्यादा से ज्यादा आपको फिर वो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने वो कह देगा, जो कि वही रेशियो होगा, एक्सेप्ट दैट द एमआर वुड बी गिवन। एक मैं बस ढूंढ लूं कोई और। अच्छा इसका कर लेते हैं, ये जल्दी से मुझे बताओ कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 0.18 डिवाइड बाय 12 क्या होता है? पॉइंट 03 डिवाइड बाय 1 तो वही होगा। So 0.015. फर्स्ट वन। Yes, 0.015. अच्छा वो अगला तो 0.03 ही होगा। ये 0.08 डिवाइड बाय 16 करो, क्या आता है? 5 into 10 raised to power -3. यानी 0.005। सारों को 0.005 से डिवाइड करो, स्मॉलेस्ट जो है वो वही है, तो क्या आएगा? ये 3 आएगा, ये जी 6 आएगा शायद, और ये 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि द फॉर्मूला इज C3H is 6 and ये आखिरी O है, O is going to be 1। ये क्लियर है? आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब उसे आगे लिखा हुआ है कि ये कोई एस्टर है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढो, और उसकी मास दी हुई है। वो कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल है ना एक्चुअल, वो 116 है उसकी मास। तो किस तरह निकालोगे कि पहले तो आप इसकी निकालो, इसकी मास क्या बनती है? हो सकता है यही 100 से कितनी बन रही है? 58। अच्छा इसकी बन रही है 58। वो कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल है उसकी मास 116 है, तो क्या करना चाहिए? एक्चुअल मॉलिक्यूल की का फॉर्मूला क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 2 कर। ठीक है, यानी उसके नंबर ऑफ एटम्स डबल होंगे, तो इसका मतलब है रेशो वही होगा। तो इट्स गोइंग टू बी C6H12 and O would be 2।
So that's the actual formula, ठीक है? तो ये क्लियर है? ठीक है, सारों को क्लियर है? फराज, मुर्जा क्लियर है? जी सर। अच्छा, ये बस एंड में जल्दी से ना एक वो परसेंटेज प्योरिटी का कर लेते हैं कि अच्छा, परसेंटेज प्योरिटी कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट के लेट्स से आप कैलकुलेशन करते हो, ठीक है, रैंडम कैलकुलेशन, उसके अंदर आप करते हो कि जी कोई सैंपल यूज करते हो और पता लगता है उस सैंपल में ना आपने 8 ग्राम इम्प्योर यूज किया था। बल्कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वो ये कह रहा है कि टार्टेरिक एसिड जो है ना KOH का ना उसने वो दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलरेडी गिवन और KOH का वॉल्यूम भी गिवन है कि रिक्वायर्ड कितना था, 6 cm³ रिक्वायर्ड था। तो मोल्स निकाल सकते हैं KOH के, मोल्स क्या होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के, कंसंट्रेशन टाइम्स वॉल्यूम, राइट? क्योंकि कंसंट्रेशन भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, ठीक है, बोथ आर गिवन। तो इट्स गोइंग टू बी 0.1 into 6 divided by 1000। तो कितने मोल्स बन रहे हैं? Six multiplied by 10 to raise power minus 4. अच्छा, इतने मोल्स बन रहे हैं KOH के, इसके बन रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रेशियो टार्टेरिक एसिड के मोल्स कितने होंगे? आधे होंगे, क्योंकि 2:1 है। कि इसके अगर 6 times 10 पर -4 मोल्स है तो टार्टेरिक ये 2:1 है, ठीक है, तो उसके आधे कर लो तो हाफ क्या होगा, 3 into 10 पर -4 मोल्स, राइट? ठीक है, क्लियर है? सारों को क्लियर है कि नहीं क्लियर? मुर्सा क्लियर है? जीनिया, जी फराज? अच्छा, अब उसके मोल्स आ गया, वो मांग क्या रहा था? वो मांग रहा था कि टार्टेरिक एसिड की ना कॉन्सेंट्रेशन निकालो। मोल्स तो पता लग गए इसके टार्टेरिक एसिड के। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोल्स ओवर वॉल्यूम। तो मोल्स और इसका कहीं ना कहीं वॉल्यूम गिवन होगा, तो उसने वॉल्यूम दिया हुआ है कि 20 cm³ टार्टेरिक एसिड चाहिए था, तो वो DM³ में क्या होगा, 0.02 DM³। ठीक है, वॉल्यूम उसने टार्टेरिक एसिड का पहले से दिया हुआ था। कितनी कॉन्सेंट्रेशन बन रही है? 0.015 सर। हाँ, ये 0.02 कहाँ से? ये 20 cm³ नहीं गिवन, ओके सर। उसको DM³ में लेना ना, तो डिवाइड बाय 1000 कर दो, ठीक है। अच्छा, खैर, परसेंटेज प्योरिटी पे मैं आ रहा था। वो कह रहा था कि उसने ना 8 ग्राम टार्टेरिक एसिड उठाया, लेकिन उसमें पता लगा कि सिर्फ 7.4 ग्राम्स प्योर है, तो इसका मतलब बाकी जो 0.6 ग्राम्स है ना वो इम्प्योर है। तो परसेंटेज प्योरिटी क्या होती है कि 8 ग्राम्स जो आप उसने सैंपल लिया था ना, उसमें से 7.4 ग्राम्स प्योर है, इनटू 100 कर दो, यानी प्योर ओवर इम्प्योर इनटू 100। तो आपके पास परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी, जो इसकी क्या आ रही है, 92.5। तो 92.5%। तो ये वैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे परसेंटेज प्योरिटी के। अच्छा, खैर, हमने मेन क्वेश्चंस तो हमने हर टाइप के कर लिए। तो अब थोड़े और पास पेपर्स मिक्स टाइप के, ठीक है, खासतौर पर IGCSE के, ये तो टॉपिक वाइज थे। तो बस ये याद रखना है कि एक तो ये एंड में परसेंटेज कॉम्पोजिशन और एम्पिरिकल फॉर्मूला था, दैट वाज स्लाइटली डिफरेंट। बाकी वही होता है, किसी एक के मोल्स निकल आए तो इसका मतलब है यू नो द मोल्स ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस, और अगर मोल्स पता है तो फिर आपने सिंपल फॉर्मूलाज यूज करने हैं।
मास निकालनी है तो मास वाला फॉर्मूला लगा दो, कंसंट्रेशन निकालनी है तो कंसंट्रेशन वाला फॉर्मूला लगा दो, वॉल्यूम ऑफ गैस निकालनी है तो वॉल्यूम ऑफ, तो 3 टोटल फॉर्मूले, वो चौथा भी इंक्लूड कर लो तो 4 टोटल फॉर्मूलाज है। चलो नेक्स्ट टाइम ये करते हैं, जैसे फर्दर अब वो आईजीसीएसई के पास पेपर क्वेश्चंस, ठीक है? ये मैं वर्कशीट ओके सर ला मैं उसको वो कर रहा हूँ, ठीक है गूगल क्लासरूम में डालूं। चलो ठीक है, ओके। ओके सर ओके सर, अल्लाह हाफिज।